वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा टारगेट है इंजीनियरिंग फिजिक्स को बेहतर से बेस्ट बनाना, क्योंकि आप डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी बेहतर जगह पर प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी स्टडी को, आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए हम आज यहाँ पर मिनी कैप्सूल सीरीज में कुछ नया करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आपने हमारे मिनी कैप्सूल सीरीज में जो हमने डिस्कस किया है, अभी तक हमने 3 यूनिट लगभग डिस्कस कर ली हैं, 3rd यूनिट अभी ऑन द वे है। सबसे पहले हमने बात की थी ऑप्टिकल फाइबर और लेजर यानी कि यूनिट नंबर 4 की। उसके बाद हमने बात की यूनिट नंबर 5 की, जिसमें आपने सुपर कंडक्टर और नैनो मटेरियल्स के बारे में बात की थी हमने वहां पर। और उसके बाद हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की थी, जिसका पहला चैप्टर इंटरफेरेंस हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की, जो कि मिनी कैप्सूल सीरीज में ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। अब हम यहाँ पर कुछ नया लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी आपके टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरफेरेंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, यानी कि कैसे कैसे आपसे यूनिवर्सिटी इंटरफेरेंस पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछती है, कितना आपको उसमें लिखना होता है। बेसिकली देखिए, मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में मैं इस बात पर सहमत नहीं रहता हूं कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो 5-6 पेपर आपको भरकर ही आने हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो उसमें आपको एक साइड का पेपर पूरा भरना ही है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर आपका मैटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है तो वो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन 2 पेपर में हो जाए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेपर में हो जाए, वो मैटर नहीं करता है। बशर्ते आपसे जो एग्जामिनर ने पूछा है वही एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। एक्चुअल में होता क्या है बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, ये पूछ लिया उसने, तो बेटा उसने शॉर्ट में पूछा है, बच्चे उसमें लिखने बैठ जाते हैं लॉन्ग्स में, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको यहां से ये भी पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में उस क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखना है। यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से जो कॉन्सेप्चुअल लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने यहां पर लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको बस ईमानदारी से डेली बेसिस पर ये क्वेश्चंस देखने हैं, याद नहीं करने। जब आप देखते चले जाएंगे ना, ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आप 3 तरीके से पढ़ रहे हैं। एक तो आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा डिटेल में लेक्चर वीडियो होगा, फिर उसके बाद हम मिनी कैप्सूल में उसी चीज को रिवाइज करा रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, और फिर उसी का हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बेहतर चीजें कहीं पर मिल सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से आप एक्चुअली समझते क्या है। तो अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है कि जब एक लाइट दूसरे लाइट के साथ इंटरेक्ट करती है, सुपर इंपोज्ड होती है, दैट्स कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट is the phenomena where 2 or more light waves superimposed resulting in the region of increasing or decreasing the intensity। मतलब जब 2 लाइट एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं या सुपर इंपोज्ड करती हैं, तो उनका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वो आपका अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है या इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, वही आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस भी देता है। क्लियर हुआ? तो दिस हैपन्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जिसको आप ब्राइट फ्रिंजेस बोल देते हैं, एंड द डिस्ट्रक्टिव, जिसको आप डार्क फ्रिंजेस बोल देते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लाइट वेव प्रोड्यूस। ये आपका वहां पर प्रोड्यूस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का यह है बेटा कि जैसे एक वेव आपकी ये जा रही है, दूसरी वेव भी आपकी ये जा रही है, और जब ये आगे जाकर मिलेंगी तो दोनों क्योंकि सेम सी वेव हैं, तो ये आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, जिसको आप ब्राइट फ्रिंजेस बोल देते हैं। अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से होता बेटा, ये आपके पास है, देन एक्चुअल में इधर से आपको ये मिलता ऐसे वेव। तो अब ये
इसका पॉजिटिव है बेटा, इसका निगेटिव है, तो जब ये दोनों मिलेंगे सेम एम्पलीट्यूड के साथ हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो दैट मींस आपको वहां पर इन दोनों के सुपर इंपोज होने से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल जाता है। अब आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है वहां पर आपको कोई समस्या आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? अगर आप इंटरफेरेंस को समझते हैं, इंटरफेरेंस आपको अच्छा लगा है, टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, तो मैं नहीं मानता कोहेरेंट सोर्सेज से आप बचे होंगे। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न लेना है तो कोहेरेंट सोर्सेज का होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं? जब आपके दो सोर्सेज से जो लाइट आ रही है बेटा, वो लाइट आपकी कैसी हो, कोहेरेंट हो। कोहेरेंट होने के लिए सिचुएशन क्या होती है? कोहेरेंट होने के लिए सिचुएशन होती है सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस उन दोनों वेव्स के बीच में मेंटेन रहे, वही कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। अब आप कहेंगे एग्जामिनर में कैसे लिखेंगे सर हम? एग्जाम में लिखेंगे कोहेरेंट सोर्सेज आर टू लाइट सोर्सेज दैट एमिट वेव्स ऑफ सेम frequency, same wavelength and have a constant phase difference. Such sources are necessary for producing a stable interference pattern. कहने का मतलब वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब दो सोर्स से लाइट आ रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होना चाहिए, तभी आपको एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को बच्चा मिलेगा। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और आपको किस तरीके से वहां पर लिखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि व्हाट आर सस्टेन कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस लेने के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी होता है कि आप इंटरफेरेंस पैटर्न को मेजर कर सकें। ठीक है, देखिए जब आप इस सीरीज को देखेंगे ना क्वेश्चंस वाली को, तो आपको पता चलेगा यही क्वेश्चन कितनी तरह से लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो टू ऑब्टेन द सस्टेनेबल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, आप अगर पढ़े हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। पहला पॉइंट यही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है। अब जब कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है तो दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों सोर्सेज की वेवलेंथ यानी कि दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा गया है तो 3 से 4 पॉइंट्स आप लिखकर निकल लेंगे, ज्यादा यहां पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, तो द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है। कोहेरेंट है तो दैट मींस द वेव्स शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और अगर हम थर्ड पॉइंट्स और लिखें तो द लाइट शुड आइडियली बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए, यानी कि सेम वेवलेंथ की लाइट आपकी होनी चाहिए। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। देखिए आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है थिन फिल्म में, वैसे फिल्म में और न्यूटन्स रिंग में भी। वहीं पर साथ ही साथ आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। उन सब के लिए आपको ये टर्म हमेशा यूज करनी पड़ी है, पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है अगर आपसे वो जीरो लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये जीरो लेवल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पाथ डिफरेंस का अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरफेरेंस के बारे में नहीं जान सकते हैं, है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? तो पाथ डिफरेंस होता है जब दो वेव्स जो कि एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं, वो आगे जाकर मिल रही हैं, तो उनके पाथ का जो डिफरेंस है वही पाथ डिफरेंस कहलाता है। सपोज आप बेटा यहां पर खड़े हैं, है ना, आपका फ्रेंड यहां पर खड़ा है बेटा, आपको जाना है इस पॉइंट पर, यहां पर। क्लियर हुआ? आपका फ्रेंड चला गया सीधा ऐसे, ये आपका फ्रेंड पहुंच गया, आप पहले गए यहां पर,
अपने दूसरे फ्रेंड के घर पर, फिर यहां से गए आप हॉस्पिटल पर, फिर आप यहां से गए उस पॉइंट पर जहां पर आपको दूसरे फ्रेंड से मिलना था। तो अब आपको एक्चुअल पर ये पता चल रहा है कि इसने ये वाला पार्ट ट्रेवल किया बेटा, और इसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया पूरा यहां से यहां तक ऐसे। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस है, तो वही पाथ डिफरेंस आपका वेव्स में भी होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे इसको, पाथ डिफरेंस रेफर्स टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू लाइट वेव्स फ्रॉम देयर सोर्सेज टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसको आप समझेंगे कैसे, देखिए अगर आपने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ा है, चलिए उसको मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। ये उसकी अपर साइड हो गई है, मतलब अपर लेयर हो गई है फिल्म की, और ये उस फिल्म की लोअर लेयर हो गई है। यहां से लाइट आती है बेटा, अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की ही बात करें बेटा, तो यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई, कुछ पार्ट इसका नीचे चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर चूंकि इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो एक ही लाइट अभी रिफ्लेक्ट हुई है, दूसरा सोर्स भी हमें चाहिए जहां से लाइट मिलेगी, तो ये लाइट यहां से सेम प्रोसेस करते हुए रिफ्लेक्ट होगी और आगे जाकर दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। अब देखिए आप यहां पर ये जो दोनों लाइट्स है बेटा, अब ये दोनों लाइट्स ही आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। अब ये वाली लाइट तो बेटा यहीं से स्टार्ट हो गई ना, और ये लाइट का सोर्स यहां से मिला है आपको, तो अगर मैं एक्चुअल में आपसे कहूं तो यहां से ये दोनों लाइट्स का जो सोर्स है ये सेम है ना, यहां से लाइट जो स्टार्ट हो रही है वो दोनों सोर्सेस की लाइट स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस वाले सोर्स ने ये वाला पाथ तो एक्स्ट्रा ही, सॉरी ये वाला पाथ तो पहले ही ट्रेवल कर लिया ना, और ये वाली लाइट यहां तक पहुंचने के लिए पहले यहां गई है, फिर यहां पर गई है, देन वो वहां से स्टार्ट हुई है। तो इन दोनों लाइट्स ने जो पाथ ट्रेवल किया उनके बीच का जो डिफरेंस है वही पाथ डिफरेंस कहलाता है, और यही पाथ डिफरेंस जो है वो बताता है कि वेयर यू गेट द इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और द डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इन्हीं इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशंस पर बेस्ड होकर आपको पता चलता है कि आपको इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। आई होप फोर्थ क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपको ये वीडियोस रेगुलरली सीक्वेंस में देखनी है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के नेचर के बारे में, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के बारे में पता चल जाए, साथ ही साथ किस तरीके से कितना आपको एग्जाम में लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पढ़ना समझना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें एक्सप्लेन करनी है कंडीशन वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर हमने एक क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस किया था कि व्हाट आर द सस्टेनेबल कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके यहां पर कह दिया है कि आप एक्सप्लेन कीजिए बेटा कि आपको वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न मिले उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होना जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी, देखिए है ना। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ के जाते उसके आंसर को आ जाता एग्जाम में ये, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि इसमें लिखना क्या है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको इस बात में हेल्प करेगी। चलिए, तो फॉर द वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें, द सोर्सेज शुड हैव ए स्मॉल सेपरेशन टू एंश्योर ओवरलैपिंग बीम। मतलब सोर्सेज में अगर मैं बात करूं, जो 2 सोर्सेज हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप भी ना कर जाएं सोर्सेस, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि इंटरफेरेंस पैटर्न मेजर ही ना हो पाए, है ना। और अगर एक पॉइंट और आप लिखना चाहें तो द सेटअप मस्ट मिनिमाइज
एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, यानी कि जो बाहरी डिस्टरबेंस है सेटअप में वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो क्लियर भी हो गए होंगे और क्वेश्चंस का नेचर भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आपको लिखना है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आई थिंक इंटरफेरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन 20 से 25 की रेंज में क्वेश्चन हैं जो हर लेवल के क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते थे वो मैं यहां पर लेकर आया हूं। और क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बेटा ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की भी 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए हमने एक सीरीज माधव श्रृंखला स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए, जिसमें हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आई थिंक 100+। वो भी आप जाकर देख सकते हैं, वो कंप्लीट फिजिक्स के हैं, तो वो आप तब देखें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा जब आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी जितना आपका कंप्लीट होता जा रहा है मिनी कैप्सूल सीरीज में, जितना आपका रिवाइज कराते जा रहे हैं उसी पर बेस्ड हम यहाँ पर ये टॉपिक्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है बेटा तो ये लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस कर दें, ये रहा नीचे। ठीक है, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। देखिए ये आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जब आपका विटेक हो जाए आप सब्सक्राइब करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, बेल आइकन आपका प्रेस्ड है, तो आपको समय समय पर जो जो मैटर प्रोवाइड कराऊंगा कहीं ना कहीं वो एग्जाम के लिए आपका रामबाण होगा। बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतर करने के लिए आपका प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको किस तरीके से इंजीनियरिंग फिजिक्स आसान बना दी जाए। लेकिन बशर्ते कंडीशन यही है बेटा, मेहनत जितनी इधर से हो रही है उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आई होंगी और वीडियो को शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सभी बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर दें। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।